जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड सीजीएल का निबंध जो है खोरठा निबंध का छठा चैप्टर का अध्ययन करेंगे और जिसका शीर्षक है प्रेमचंद साहित्य के सामाजिक सैर से रस्ताएं योगदान, है ना। तो इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग रीडिंग देंगे, उसका हिंदी अनुवाद भी करते चलेंगे और जो कठिन शब्दावली है उसका भी हिंदी अनुवाद करेंगे। तो प्रेमचंद जो हैं मुंशी मुंशी प्रेमचंद, इनके नाम से तो हर कोई वाकिफ़ होंगे। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके बारे में, उनका कहानी या उनका उपन्यास तो कहीं ना किसी मोड़ पर, कहीं ना कहीं या किसी न किसी मोड़ पे, या तो आपने किसी भी क्लास में आपने ज़रूर ही पढ़ा हुआ होगा, चाहे उनका छोटा कहानी हो या बड़ा कहानी, लेकिन आपने पढ़ा ज़रूर होगा। तो आज हम लोग उसी का चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले कि प्रेमचंद कौन थे इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक ब्रीफ में हम लोग समझ लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था लम्ही नामक गांव का, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस के उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु इनका 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था, पिता का नाम अजय लाल था और पत्नी का नाम इनका शिव रानी देवी था। तो ये जो जितना हम लोग ने अब जाना, ये प्रेमचंद का ब्रीफली जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, जैसे सिर्फ बना सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो निबंध है, ये निबंध जैसे कि इनका लेखक का नाम है, निबंध का लेखक का नाम है बी एन ओहदार, और ये मुख्य रूप से निबंध का जो प्रकार है ये समीक्षात्मक निबंध है। ये जो निबंध है ये समीक्षात्मक निबंध है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हैं, समीक्षात्मक निबंध है ये कभी कभी ये भी पूछ देता है कि निबंध का प्रकार क्या था। ये जो निबंध है, मान लिया प्रेमचंद साहित्य के सामाजिक सैर से रस्ता योगदान, निबंध का प्रकार किस प्रकार की, किस शैली का ये निबंध है, कभी कभी ये चीज़ भी पूछ देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा किस प्रकार का निबंध है, तो समीक्षात्मक निबंध है। अब आगे चलते हैं। अब इसका जो हिंदी क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है कि प्रेमचंद साहित्य के सामाजिक सैर से रस्ताएं योगदान। इसका मतलब है कि जो प्रेमचंद साहित्य के, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो साहित्य है, वो आज वर्तमान का जो ये जो हिंदी साहित्य है, ये जो इतना प्रफुल्लित हो गया है, जो उन्होंने एक रास्ता बना दिया, एक सुदृढ़ और समतल रास्ता जो बना दिया, उस रास्ते को बनाने में प्रेमचंद के साहित्य का किस प्रकार से योगदान है, उस चीज़ को ही लेखक ने बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रस्तुत किया है, उसको लिखा है, अपने लेखन की कला से इसको यहाँ पर हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो हम लोग समझते हैं, चलते हैं। ये खोरठा में रहेगा, खोरठा थोड़ा पढ़ना कठिन होता है, लेकिन मैं इसलिए ही पूरा रीडिंग देता हूँ। वीडियो लंबा भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरा रीडिंग दे करके मैं आपका वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना। और लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मोटिवेशन बढ़ता है और भी काम करने का हौसला आता है ना। तो चलिए हम लोग, अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करता हूँ और आपको हिंदी अनुवाद भी बताता चलूँगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी उर्दू साहित्यिक आकाशें एगो ध्रुव तारा सन 1901 से 1936 ईस्वी मांझा मांझी उगल हलो, जकर आलोएं हिंदी साहित्य और हिंदुस्तानी समाजें माजा बिचकुन गोटे दुनियाई साहित्य आर समाज आलो भेलक। ई नाम जैज का होकर साहित्यकार नाम रहे प्रेमचंद, है ना। यानी कि बता रहे हैं कि हिंदी और उर्दू, इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा, लेकिन इनका जन्म तो कब हुआ, 1980 में ही हुआ, लेकिन यहाँ पे 1901 से 1936 का बात कर रहा है लेखक। इसका मतलब हुआ ये कि 1901 से इन्होंने लिखना प्रारंभ किया, जिनका लेखनी काल कब तक चला, 1936 तक। इन्होंने अपना अंतिम सांस तक लिखा, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई, है ना। तो वही बता रहे हैं कि जो 1901 से 1936 के बीच में जो साहित्य के आकाश में, जो साहित्य के आसमान में जो एक ध्रुव तारा जो उगा था, जिसके प्रकाश से पूरा हिंदुस्तान का जो साहित्य समाज था वो तो प्रकाशित हुआ, इसके साथ साथ में जो दुनिया का भी साहित्य समाज था उसको भी इस आलों से, उसके प्रकाश से रोशनी प्राप्त हुआ, है ना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे लेखक
कि एकर जन्म 1880 ईस्वी बनारस एक पासी लम्ही नाम एक गाँव में भेल रहे। एकर असली नाम धनपत राय रहन, मकिन प्रेमचंद नाव ठा नाम साहित्य लिखे हलथे। यानी कि बता रहे हैं कि इनका जो जन्म 1880 में, जैसे कि मैंने पहले बताया 31 जुलाई 1880 इनका पूरा डेट है, याद रख लीजिएगा 31 जुलाई 1880 याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि ये बेसिकली मुख्य रूप से प्रेमचंद के जीवनी पर ही आधारित ये पूरा पाठ है, इसलिए इसमें क्वेश्चन बना सकता है आपका कि इनका जन्म कब हुआ, पूछ सकता है ना। तो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ। बनारस का एक लम्ही नामक गांव में हुआ इनका जन्म। यहाँ पे देख लीजिए, बनारस के पास ही एक लम्ही नामक गांव में हुआ। इनका जो बचपन का नाम था वो धनपत राय था। मकीन ये प्रेमचंद के नाम से साहित्य की जगत में जिन्होंने अपना ख्याति प्राप्त किया वो प्रेमचंद के नाम से प्राप्त किया। 1901 से 1936 तक का लेखन युग में, है ना। यानी कि जो 1901 से 1936 के काल में जो उन्होंने लिखा उसमें ना, वही बता रहे हैं कि प्रेमचंद अपन 56 बछरे की जिंदगी मैद हैं लगाए 30 बछर तक अपन रचना संस्कारिक सृजन करते रहल। यानी कि बता रहे हैं कि प्रेमचंद जो थे अपने 56 साल का जो आयु उन्होंने जिया, इस बीच में उन्होंने अपना रचना का जो संसार था, उन्होंने जो साहित्य का जो संसार जो बढ़ाया था, उनकी जो लिखने की शैली थी, उनकी जो ग्रामीण परिवेश की समझ थी, ग्रामीणों के दुख दर्द का, किसानों के दुख दर्द का, वहाँ की महाजनी व्यवस्था का, सामंती व्यवस्था का बारे में जो उनके जड़ तक समझ जो थी, उसको उन्होंने बहुत ही अपने कलम की सहायता से और पेपर में उतारने का प्रयास किया, बहुत हद सफल रहे हैं। आज भी वर्तमान के बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो उनसे प्रेरणा लेते हैं, जो आधुनिक युग के भी जो लेखक हैं, हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं, हिंदी साहित्य के तो उर्दू साहित्य के जो लेखक हैं, इसके अतिरिक्त जो अन्य भाषाएँ के जो भी लेखक हैं वो भी इनके लेखनी से, इनके द्वारा अनुवादित किया गया, इनके अनुवादित कहानियों से उससे प्रेरणा लेते हैं। तो 30 बछर तक, है ना, प्रेमचंद अपन 56 बछरे की जिंदगी में 30 बछर तक अपन रचना संसार, यानी 56 साल का जो आयु जो है उसमें 30 वर्ष तक उन्होंने अपना रचना का संसार गढ़ा रचना का संसार तैयार किया। ये माझी प्रेमचंद मोटा मोटी 300 कहानी और गोठ दर्जनों ले बेसी उपन्यास लिखला। तो वहीं बोले कि ये जो इनका जो 30 वर्ष का जो लिखने का जो काल रहा है, इनका जो रचना साहित्य रचना का जो काल रहा है, इसके मध्य में उन्होंने कम से कम कितना 300 यानी कि 300 कहानी और गोठ दर्जनों उपन्यास लिखा। दर्जनों उपन्यासों लिखने का इन्होंने काम किया। आज देखिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, दर्जन यानी कि 12 से भी अधिक उपन्यास लिख देना 30 वर्ष के कार्यकाल में, उसके साथ साथ में 300 से भी ज़्यादा कहानियों को लिखना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये जो एक साहित्यकार होते हैं, जो एक लिखते हैं, उनको ये बहुत भली बात समझ में आता होगा। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं, जिसमें आप लोगों तो पढ़े होंगे कि बहुत इनका फेमस है गोदान तो प्रत्येक व्यक्ति के ज़बान में है कि गोदान, है ना। तो ये बोला हुआ है, प्रेमचंद हिंदी साहित्यिक भारतेंदु जुगले शुरू करके छायावाद जुगे की निझावती तक साहित्य के सामाजिक सैर संस्था लगौला। यानी कि बोल रहे हैं कि प्रेमचंद जो है इन्होंने कब से शुरू किया, भारतेंदु युग जो लेखनी का जो युग था, यानी कि हिंदी साहित्य में भी युग बना हुआ है, जैसे छायावाद है, रीति काल है, इस तरह से करके युग को बांटा गया है, भक्ति काल है ना, उस तरह से काल को बांटा गया है हिंदी साहित्य में भी। तो वही बता रहे कि भारतेंदु युग से उन्होंने शुरू किया और छायावाद युग तक, छायावाद काल तक, छायावाद युगिक नहीं जाते, यानी छायावाद का जो काल था उसका समाप्त होने तक में क्या किया इन्होंने, जो अपने साहित्य से जो साहित्य का विकास है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा और एक सुदृढ़ यानी कि सैरस्ता, यानी कि सैर से रास्ता, यानी कि समतल, जिसमें आप किसी प्रकार का बाधा न, इन्होंने एक रास्ता को प्रयास करके बना दिया और आगे आने वाले पीढ़ी के लिए प्रशस्त कर दिया।
और ई समाज के सैर करायक सैरास्ताइट प्रेमचंद पाछू तो बेले आरो जोर 1936 ईस्वी। और ये जो हुआ ये कब हुआ, और ये जो रास्ता इन्होंने जो बनाया इस पे और कब जोड़ पकड़ा, 1936 ईस्वी में, है ना। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहते तखन वो बोलले रहते जब 1936 में इन्हें क्या भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष जब बनाया गया था तो उन्होंने क्या बोला था, हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि है ना, यानी कि खड़ी करके उसमें मनमानी तिलिस्म बाधा करते थे। कहानी है, जीवन दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी। यानी कि वही बता रहे हैं कि जितने भी थे काल्पनिक जो लिखे गए हैं बहुत सारे, आप पढ़ेंगे अगर आपने हिंदी साहित्य को पढ़ा होगा तो बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जो कल्पना के आधार पर है। बहुत सारे, मैं किस का यहाँ नहीं उचित नहीं समझता उस सारे उपन्यासों का नाम लेना, लेकिन है, अगर आप उस तरह से अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख पाइएगा। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि जीवन का जो सच्चाई है उससे इतर इन्होंने कल्पना को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कर दिया और उन्होंने एक किला खड़ा किया, किसका, कल्पना का एक किला खड़ा किया। तो वही बता रहे हैं कि जीवन का जो एक सच्चाई है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक कहानी का जो सच्चाई है वो एक अलग चीज़ है ना। ये दोनों जो है परस्पर विरोधी वस्तु समझी जाती थी, यानी कि जीवन सच्चाई और एक कहानी दोनों को विरोधी वस्तु समझी जाती थी, दोनों से इतर समझी जाती। लेकिन ये जो बीच का जो दोनों का जो गैप था इन्होंने पूरा किया। किन्होंने पूरा किया? प्रेमचंद जी ने पूरा किया, है ना। जीवन की सच्चाइयों को, जीवन के दुख दर्द को उन्होंने कहानी का रूप दिया और लोगों के सामने, पाठकों के सामने उसको प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जी तिलस्मी कथा कहनी जैसन खाम ख्याली और मन ही मन गुड़ चिड़ा खाए के सपना के खत्म करके छायावाद झींग फूलियो मलकमारा सरग बिंधा साहित्यिक पाता पाती सामाजिक आयो अर्थार्थ कथा कहानी साहित्य के सृष्टि करला। तो वही बोला ना, मैंने बता दिया कि क्या किया कि इन्होंने जो जीवन की सच्चाई को और एक जो कहानी का जो एक अलग तिलिस्म था, जीवन के सच्चाइयों का एक अलग तिलिस्म था जो लेखक थे। इससे प्रेमचंद के लेखक काल से पहले के जो लेखक थे, जो दोनों को एक अलग अलग भाग समझते थे, उन्होंने क्या किया, प्रेमचंद जी ने उसको क्या किया, उसको ख़त्म किया और एक दोनों के बीच के जो खाई था उसको भर करके जीवन के जो छायावादी झींग फैलियो मलकमार सरक बिंधा के पातावती समांतर, यानी कि जो छायावाद का जो काल समा खत्म हो रहा था उसके साथ साथ में समाज की एक अथार्थ कहानी का, जीवन का एक अथार्थ परिपाटी का, एक अथार्थ परिपाटी का, जीवन के एक अथार्थ परिपाटी का, जीवन के अथार्थ साहित्य के परिपाटी का ये क्या किया, इन्होंने एक निर्माण किया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद तखने सरग विधा ढढ़नच, है ना। प्रेमचंद तखने सरग विधा ढढ़नच सामंत्य झिंग फुलिया सिमर फुलिया दुयु किस्में साहित्यिक धारा के उलैटों के सामाजिक आया बात अथार्थवाद के, यानी कि 100 दिन लय साहित्यिक वर्णनिक विषय बनौला, है ना। यानी कि उन्होंने क्या किया कि प्रेमचंद जो थे उस समय के जो एक गढ़ा हुआ था, एक जो परसेप्शन ही बना हुआ था, जो कल्पना का एक परसेप्शन जो बना हुआ था, क्या था, सामंतवादी का, यानी कि अमीरों का, झिंग फूलियों, यानी कि यहाँ पे इन्होंने कटाच कर दिया है। ये झिंग फूलियों का मतलब इन्होंने यहाँ पे कटाच किया हुआ है। तो ये झिंग फूलियाँ सिमर फूलियों यहाँ ने कटाच किया है, यहाँ पे ये आपको उपमा दिया गया है। किसमें साहित्य धारा के उलट के सामाजिक आया बात अथार्थवाद के, यानी कि जो समाज की जो सच्चाई थी, जो समाज का जो अथार्थ था उसको लोगों के सामने अपने कलम के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से लोगों के सामने क्या किया, विषय बनाया, उसे साहित्य का वर्णन का विषय किया, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जी ऐसन हुबगर साहित्यकार हल थे जो सब ले पहले साहित्य के मानसिक जिंदगी मुहामुही डंडौला और साहित्य के मानसिक जिंदगी लय बनौला। कथा कहानी गुलेन के मानसिक जिंदगी तारे से सीए तूने खूंटे एगो बड़का चायल, है ना, यानी कि परंपरा को शुरू करला और सही चायल को प्रेमचंद पछलगुआ साहित्यकार गुलेन मांझ धोई के आरो चमकैला। यानी बता रहा कि जो पहले जो सामंतवादी जो लेखनी थी,
जो अर्थार्थ जो जीवन से अर्थार्थ से जो इतर जो लिखने के जो परंपरा थे, जो साहित्य की जो परंपरा थी, उसको ख़त्म कर करके उन्होंने क्या किया, जो इनकी जो एक परिपाटी थी उसको समाप्त किया और उन्होंने जीवन के जो यथार्थ है, जीवन के यथार्थ को एक कहानी के रूप में, जीवन के यथार्थ को और कहानी को अपने सामने ला करके खड़ा कर दिया। जीवन की सच्चाई को एक कहानी के रूप में ला करके लोगों के सामने आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया, लोगों के सामने परोस दिया, है ना। और उसके बाद में इन्होंने जब ये काम किया, उसके बाद में जो भी साहित्यकार जो आए, इनके बाद में जो साहित्यकार आए, वही परंपरा को उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से तराशा और उसको फिर से आगे, है ना, साहित्यकार को वही बता रहे हैं, वही चाल जो परंपरा जो उन्होंने सुनना शुरू किया, जो जिंदगी का जो जिंदगी की तरह सी है गुण, यानी कि जो जिंदगी की जो सच्चाई के जो कहानी के रूप में जो प्रस्तुत किया, उसको उन्होंने क्या किया, आगे आने वाले जो लेखक थे उनको साहित्यकार गुलेन मांझ दही के आरो चमकेला, उसको और भी आगे लेके गए, उसको और भी बुलंदियों पर लेकर के गए, विकास की बुलंदियों पर लेके गए। वही चीज़ है यहाँ के आया बात है कि भारतीय गांव डिहाक देश यहाँ 75% आदमी कहल रहते ये तो गाँव बस हाथ माड़ हाथ गोड़े। भारतीय साहित्यकार मधु प्रेमचंद जी सोब ले पहल गाँव जिंदगी के यार गाँव समस्या गुलेन के साहित्यिक वर्णन विषय बनौला। वहाँ पे बता रहे हैं कि ये तो अलग बात है कि गांव के जो भारत जो है वो गांव का देश है, गांव डी का देश है ना, देश यानी कि बोल रहे हैं यहाँ आया बात है कि भारत गांव डीहा का देश, हियाँ 75% आदमी गाँव बसत माढ़त हाथ गोटे भारतीय साहित्यकार मध्य प्रेमचंद सोब ले पहल गोटे साहित्यकार वर्णने विषय गाँव बसत गाँव समस्या सुलन के प्रेमचंद सोब ले पहल गाँव जिंदगी के और गाँव समस्या गुलन के साहित्यिक वर्णन विषय बनौला। वही बता रहे हैं कि ये तो अलग बात है कि भारत का जो अधिकतर आबादी जो है कहाँ पे बसता है, गाँव में बसता है, लेकिन प्रेमचंद ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने गांव के लोगों की इस समस्या को क्या बनाया, एक वर्णन का विषय बनाया, एक कहानी के साहित्य का वर्णन का विषय बनाया, है ना। भारत एक छोटे छोटे गांव और शहर गुलेनेक बैसल माड़ल शोषक और शोषित गुलेनेक मध्य रह के प्रेमचंद जी तकनीक जिंदगी आया बात के परकला बुझला और तकरो साहित्य उखसैलो है ना, उखरला और उकसैला बंद कोठरियाँ भीतर बैस के प्रेमचंद जी अपन साहित्य संसारिक तानी बोरनी नाय बुनले रहता। प्रेमचंद जी ये बात के अपन मुँह हैं, यानी कि यहाँ पे बोलना चाह रहा है लेखक, यहाँ पे लेखक जो है सो बोल रहा है कि इन्होंने जो है सो जीवन के यथार्थ को, जो हमारे देश की जो गांव की जो सच्चाई है उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों के बीच में रह करके लोगों की समस्याओं को जाना, जो शोषक वर्ग थे, जो शोषित वर्ग थे, दोनों के बीच में रह करके दोनों की समस्याओं को जाना और उन लोगों के मध्य रह करके उसको खुद महसूस भी करके एक तरीक़ा से उन्होंने जिया और उसके बाद में उसको साहित्य के रूप में उकारा, है ना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर लेखक आने उदाहरण दे रहे हैं कि इनका जो लेखनी था ना वो ऐसा नहीं था कि एक बंद कमरे में बैठ गए हैं, बस लिखना शुरू किया, बस कल्पना का जो सागर है उसमें गोते लगाते गए और हमने अपना क्या किया, हमने साहित्य की रचना कर दिया। ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उसने खुद भी बोला था। कब बोला था तो उसका भी यहाँ पर जिक्र कर रहा है लेखक। उन्होंने बोला था, कब बोला था, प्रेमचंद जी बात के अपन मुँहे कहले रहत, मेरा बचपन गांव में ही बीता और 1907-1914 के 7 वर्षों में मैं गांव घूमता रहा, इसलिए मुझे किसानों के प्रति आत्मीयता अनुभव होती है, उनके दुख सुख में समरस हो सकता हूँ। इसका भी यही कारण है 1935 ईस्वी मराठी लेखक के इंटरव्यू दे रहल थी, यानी कि ये जो कोट किया गया है एक 1935 में एक मराठी लेखक जो थे उनको इंटरव्यू दिए थे, उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था। उसमें बता रहे हैं कि मेरा जो 1907 से 14 का जो समय था वो मेरा गांव में ही बीता, इसलिए मैंने गांव के परिवेश को, भारतीय गांव की जो
परिवेश क्या है, वहाँ की समस्या का, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीक़े से समझा। पर समाज के सैर करे संस्थाएँ समाज के सैर करे संस्थाएँ प्रेमचंद के योगदान के बेस सिरे फरनवे फुरछावे ले प्रेमचंद साहित्य के और ले पुथना तक जाने के दरकार है। अखर साहित्य 3 खानाएँ बांटल जा पारे। तो ये बोल रहे हैं कि जो इन्होंने लिखा है, आप तो एक छोटा छोटा बात समझ रहे हैं। अगर आप इनके विस्तार से, इनके बारे में, इनकी लेखनी शैली के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओरले, यानी ओरले पुथना तक, यानी ओर का मतलब शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको उसके लेखनी को जानना पड़ेगा, है ना। तो वही बता रहा है एक साहित्य के 3 खांधाएँ बांटा जा पाएगा। जो प्रेमचंद जो उन्होंने लिखा, जो अपना साहित्य की जो रचना किया, इनके लेखक को कितने साहित्य में बांट सकते हैं, कितने कालों में बोल सकते हैं, या कितने पार्ट में आप बांट सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप कितने पार्ट में, 3 पार्ट में बांट सकते हैं। जिसमें इन्होंने पहला पार्ट को किया है, क्या किया है, औसरौती कथा। हाँ, औसरौती कथा आने 1907 से 1920 का जो लेखक का जो काल रहा। औसरौती कथा का मतलब कि शुरुआती समय का भारतेंदु काल जो बोला गया है, यानी पिछला भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया ना भारतेंदु काल में। तो औसरौती कला जो था, तो उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करके औसरौती कला का था। तो आपका औसरौती कला है 1907 से 1920 के बीच में। थोड़ा सा, हाँ चलिए, 1907 से 1920 के मांझा मांझी सिरजल जोरल उखरवले कहानी गुलेन है जकर मध्य बड़े घर की बेटी। और जो 1907 से 1920 के बीच में जो इन्होंने जो रचना किया, उसमें कुछ रचनाओं का यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, लेखक ने जिक्र किया है, जिसमें कौन है, बड़े घर की बेटी है, पंच परमेश्वर है, नमक का दारोगा है, रानी शारंधा है, और उसके बाद में आपका मर्यादा की बेदी है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, आरो और इस प्रकार से और भी कितना कहानी है इनका, है ना। और एक कहानी है तब गुलेन प्रेमचंद एक आपने विश्वास और आपने आँखि देखल घटना गुलेन के कहानी हकै और घोरी कहानी कथा गुलेन संजोग और माया धूरा हृदय परिवर्तन तो सब ले बेसी पावा है। संगे इतिहासक मोंधाइन माचो लड़ के हुबा और बैलदानिक कहानी और जर जमींदार एक लुझड़ लीला कथा पावा। इन्होंने बता रहा है कि जिन्होंने जो शुरुआती जो काल में जो लिखा 1907 से 1920 के काल जो था, इनका लेखनी का जो काल था, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है कि जो जमींदार का जो अत्याचार था, जो उनके जो कुचाल थे, जो कुकृतियाँ थी, उसमें से जो हृदय परिवर्तन हो जाता था, उनके बाद में हृदय विहारदिता जो होती थी, उसको ज़्यादा तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है अपने शुरुआती काल में। यही मुख्य रूप से लेखक यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। अब आगे चल रहे हैं। दूसरा जो काल जो बांटा गया है, जो दूसरा का जो पार्ट जो बांटा गया है दूसरा, वो है मांझा मांझी बेरा कहानी, यानी कि जो बीच का जो काल है, उनका लेखनी का जो समय का जो बीच का काल है, यानी 1920 से 1930 का जो काल है, 1920 से 1930 का जो काल है ना। तो 1920 से 30 के जो मध्य समर यात्रा इन्होंने किस की रचना किया, इसके बाद तो 1920 से 1930 का मांझा मांझी जोरल उखरवल साहित्यिक मध्य समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज के खिलाड़ी, आप लोगों ने तो जरूर पढ़ा होगा शतरंज के खिलाड़ी, इसका मूवी भी है, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, माता का हृदय, सबा सिर गेहूं, रंग भूमि, गबन, आरो इस प्रकार से और भी कितने। ई बैर के पराया बेसी कथा कहानी है भारतीय आज़ादी लड़ाई के चर्चाटा बेसी पावा है। ये घरों कहानी और उपन्यास गुलेन ने गांधी बाबा काम करा, धाम गारा, है ना, कर्मवादी सिद्धांत और जीव ना मारा अहिंसावादी सिद्धांत जैसन बोर्ड बाइनिया चाइल के रंग आलो बेस्तरी पावा हुआ। यानी कि जो मध्यकाल जो है, यानी कि आज़ादी का जो काल है, जो आज़ादी का अभी तो
भारत देश आज़ाद कराने के तो ये काल चल ही रहा है, तो चल ही रहा है, आज़ादी की लड़ाई तो चल ही रहा है, 1920 से 1930 का भी काल तो है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो इन्होंने जो इस काल में जो अपना लेखने किया उसमें किस चीज़ की ज़्यादा छवि पड़ती है। तो उस समय कर्मवादी सिद्धांत का, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो जो कर्म जो अपने जो क्या बोलते हैं आत्मनिर्भरता का जो किया था, इन्होंने जो प्रचार किया था अहिंसावादी का, अहिंसा का जो उन्होंने संदेश दिया था, उस पर जो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लेखनी पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और जो आज़ादी का जो स्वतंत्रता का जो लड़ाई था, जो आंदोलन था, उसका भी इनके लेखनी में इसका बहुत प्रभाव मिलता है। कब? जो मध्यकाल का जो है माझा माझी काल में, है ना, 1920 यानी 1930 के काल में। अब आगे चलते हैं। ये है तीसरा, पुथना बेराक कहानी। देखिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत होगा, थोड़ा मोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो उसको माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको हिंदी जो बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा दोस्तों। ऐसा कहीं नहीं बताया जाएगा आपको, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मैं एक एक वर्ड को पूरा खोल करके बता दे रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हाई लेवल का जो साहित्य के जो पढ़ाई होता है उस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। जो पुथना बेरा कहानी जो यानी कि जो अंतिम काल का जो है, उनका जीवन का जो अंतिम काल होगा ना, 1936 में तो उनका मृत्यु हो गया था। तो वही बता रहा है कि 1930 से 1936 ईस्वी माझा माझी लिखल कथा कहने गुलेन प्रेमचंद साहित्यिक पुथना कथा हो पूसकीरा, यानी कि जो इन्होंने अपने अंतिम समय में, अपने जीवन काल के अंतिम समय में जो साहित्यिक रचना किया, उसमें क्या क्या लिया उन्होंने, किन की रचनाओं का रचना किया था। पूस की रात किया, कफन किया, नशा किया, अलग्यौछा किया, गोदान किया, मंगल सूत्र किया, आरो रचना ई घड़ी खको, आरो रचना ई घड़ी खको। ई घड़ी कथा कहानी है, ये बात साफ साफ फुरचाए जा है कि प्रेमचंद जी को मोह टूट गेल रहन। दोसर भावोय घड़ी रचना के ओखर शुरू बो और पहरेक विश्वास के टूटे कहानी कहल जाए पा रहे, यानी कि जो उन्होंने जो हृदय परिवर्तन का जो था, उन्होंने जो अहिंसा का था जो था, एक हृदय परिवर्तन का जो था, उस तरह का जो था, जो सामंतवादी अत्याचारों का जो था, वो सारे जो सामाजिक जो परिस्थितियां था, उनसे इनका मन जो उचट गया था, उनका मन जो टूट गया था। और इसका जो है ना, इसका प्रभाव जो है, इसका असर जो है, आपको इनके जो अंतिम समय का जो रचना है, इनके अंतिम समय का जो रचना है, उसमें बहुत ही एकदम आप देख सकते हैं, क्या बहुत स्पष्ट रूप से ना कि साफ साफ फुरचाया जा है ना, वही चीज़ के बता रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पहले विश्वास से उनका विश्वास टूट गया था। अब आगे चलते हैं। अगला है प्रेमचंद के है बदलाव के देख के रामविलास शर्मा जी प्रेमचंद और उनका युगे, यानी कि प्रेमचंद जी में जो ये बदलाव आया, तो उनको देख करके, उस बदलाव को देख करके, कौन, रामविलास शर्मा जी एक लेखक हैं, हिंदी साहित्य के लेखक हैं, तो उन्होंने प्रेमचंद और उनका युग नामिक अपन रचना ई भाव में कहल हत, यानी कि जो रामविलास शर्मा जी थे, उनका जो लेखनी था, उनका जो रचना था प्रेमचंद और उनका युग, उसमें उन्होंने कहा था प्रेमचंद बहुत सी असंगतियों के बीच से गुजरते हुए क्रांतिकारी यथार्थवाद की तरफ आ रहे थे। क्रांतिकारी यथार्थवाद यानी कि जब आदमी क्रांति कब कर देता है, जब उसके अंदर में उसको दुख हो जाता है, उसको तकलीफ हो जाता है, आदमी तब क्रांति करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि क्रांतिकारी यथार्थवाद की तरफ क्या कर रहे थे, आ रहे थे, उनका पलायन हो रहा था, एक तरीक़ा से क्रांतिकारी यथार्थवाद की तरफ उनका पलायन हो रहा था। उसके बाद आगे चल रहे हैं, आगे हमारा चौथा नंबर पेज में आ रहे थे। ऐसे यथार्थ की तरफ जो जीवन का सही चित्र देते हुए पाठक में अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने की नई जनवादी और स्वाधीन जीवन निर्माण की प्रेरणा भी थे, यानी कि एक ऐसे यथार्थवाद की तरफ वो प्लान कर रहे थे जिसमें पाठक को एक अपने जीवन के यथार्थ को समझ करके, उसको अपने सुधार करके, उसको अपने आप में अंगीकृत करने का क्या दिया जाए, एक मैसेज दिया जाए, एक संदेश दिया जाए, उसमें उसको एक प्रेरणा मिले, उसके जीवन से संबंधित एक प्रेरणा मिले। प्रेमचंद जी के रचनवन के सिलसिलेवार
लगातार विकास से ई बात फरनाई बा फुरचाए जाए कि वो कनपतियारी यानी कि अर्थवासी रूढ़िवादी नाय हलते, यानी कि वही बता रहे हैं कि उनके जो लेखक है, उनका जो लेखनी है, उनका जो लेखनी है उससे कनपतियारी के अंधविश्वासी, उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है, ये जो अंधविश्वासी तो नहीं है ना, अंधविश्वासी नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो रहा है। हाँ आगे, हाँ चलिए अब शुरू कर रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं। विकास से फरनाई ब फुरछा जाए कि यू कनपतियारी अंधविश्वासी रूढ़िवादी नाय हलते, जैसन जुग तैसन चाइल और विचार हवेक चाही व जाने हवा बोहे तने पीठ ओढ़ा कहावते तैर जुगे के अनुसार अपन विचार बदलते गेला और आगू बढ़ते गेला। वो अपन विश्वास आस्था यानी कि जो धारणा गुलेन को अपन ही जज लिखें तौली मांझी को भायार ले गेला, यानी कि ये बता रहा है कि जो लेखक थे यानी कि जो प्रेमचंद जो थे, इन्होंने अपना लेखन शैली को जो है, अपने लेखनी साहित्य का जो परंपरा है उसको एक सांचे में ढाल करके नहीं रखा। उन्होंने समय के अनुसार से उस सांचे में परिवर्तन करते गए, उन्होंने परिवर्तन करते गए, उसमें बदलाव करते गए, क्योंकि इसके लेखन से एक तरह तो पता चल जाता है क्योंकि वह अंधविश्वासी और रूढ़िवादी विचार के नहीं थे। किस प्रकार के विचार के थे? वो विकास प्रगतिशील विचार के थे, है ना, आधुनिक विचार के लेखक थे, प्रगतिशील विकास के लेखक, क्रांतिकारी विचार के लेखक थे। उसके बाद बुझलन तकड़ा राखला, और उसमें अपने लेखन काल में जो उनको जीवन में सही लगा, जो उनके जीवन में लगा कि नहीं ये चीज़ सही है, जो उनके लेखने में ये लगा कि नहीं इससे समाज का कुछ भला हो सकता, उस चीज़ों को उन्होंने अपने लेखनी में स्थान दिया। उसके बाद में तगड़ा छोड़ लगला, ऐसा हिम्मते काम बिरले साहित्यकार पावल जाए। और इस प्रकार का जो इनका जो प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचार जो था, ये बहुत ही कम साहित्यकारों में पाया जाता है। पुनरुत्थान सुधारवादी आंदोलनों से लेके गांधीवादी विचार तक और राष्ट्रवादी पूंजीवादी से विज्ञानी समाजवाद के मार्फत वर्गहीन समाज यानी क्लासलेस सोसाइटी और क्रांति के सपना तक प्रेमचंद जी विचारे के खूब ढांगा और अवसर डहर के नापले रहत, और यह विचार यात्रा टा रचनाओं यात्रा रहे। उन्होंने कि एक समय देखा था, एक लंबा अपना बदलाव देखा था अपने जीवन में। किस प्रकार का? एक समाजवाद का, एक वर्गहीन का जो शोषण था उसको उन्होंने देखा था, गांधीवादी का विचार जो देखा था, एक सुधारवादी और पुनरुत्थान का जो आंदोलन चल रहा था उसको उन्होंने देखा था। उसके आधार पर अपने लेखन शैली को उन्होंने परिवर्तन करते गए, उसके अनुसार से अपने लेखन शैली को उन्होंने ढालते गए और उन्होंने उस चीज़ को जिया, और जो उन्होंने जिस चीज़ को जिया और उसके अनुसार से उन्होंने अपने रचना को भी विकसित किया उसके आधार पर। प्रेमचंद जी शुरू घड़ी कहानी के गोज के नाम सोजे वतन रहे, यानी कि यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट हो गया कि प्रेमचंद जी जो लिखे थे पहला कहानी, उनका कहानी का क्या नाम था? तो सोजे वतन था। सबसे पहला कहानी का जो संग्रह था वो सोजे वतन था। यानी कि प्रेमचंद जी शुरू घड़ी कहानी गोज संकलन के नाम सोजे वतन रहे। ई गोज के कहानी गुलेन भारतीय स्वतंत्रता के हथियावे पावे चेष्टा के बड़ी रोमांटिक भावे भोरल बखान पावा है। यानी कि जो उन्होंने जो कहानी लिखा, जो सोजे वतन जो कहानी संग्रह लिखा, इनमें भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का एक बहुत ही रोमांटिक यानी कि जो जिसको रोमांटिक हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, इसको प्रेम से भरा हुआ है ना, बहुत ही, ये तो बहुत ज़्यादा प्रचलित तो रोमांटिक ही है हमारे समाज में, हमारे बोलचाल में रोमांटिक ही ज़्यादा प्रचलित है। तो प्रेमालाप से जो भरा हुआ बखान इन्होंने किया, इसका क्या किया, इसको अपने लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये कहानी देखल गेल है, यानी कि इस कहानी में दिखाया गया है कि जे स्वतंत्रता सबले बड़का चीज़ लगे, सहीटा जिंदगी के लैच और तकर खातिर प्राण देनाटा
सब ले काम हक, सब ले बड़ काम हक सुतंत्रा यानी कि स्वतंत्रता अपन जिंदगियों ले बोड़ आर तकर खातिर जिंदगी के यानी कि सब जिनिसटा त्यागी देना है जिंदगी के असली माने बुझल जाला। ये किताब सोचे वतन के देख के तखने कांग्रेस सरकार सुपट यानी कि हाँ चलिए यहाँ पे इसका समझ लेते हैं। यानी कि बता रहे हैं कि उस समय उन्होंने स्वतंत्रता को एक महबूबा के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने लोगों के सामने एक ऐसा परसेप्शन कर दिया, एक परसेप्शन क्रिएट किया कि स्वतंत्रता जो है जो सबसे अव्वल चीज़ है, इसके सामने सारे सुख सारे सुविधाएं जो है सो तुच्छ हैं, है ना। स्वतंत्रता से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो हमें ये जो सौदा है ये सौदा महंगा नहीं है। तो इस जो पुस्तक था इसको देख करके क्या हुआ, जो वहाँ के अंग्रेज के जो शासक थे, उस समय के जो अंग्रेज का शासक थे कौन थे, तो वहाँ के जो अंग्रेज के शासक थे वो डर गए, थरथराए गेल रहे। अंग्रेज ऑफिसर सब जो थरथराए गेल रहे। हमीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश, अंग्रेज कलेक्टर उसमें हमीरपुर, उत्तर प्रदेश को हमीरपुर बोला जाता था अंग्रेजी शासन में। अंग्रेज कलेक्टर वो किताब के होली जराए देल रहे और खिसिया के कहले रहे, खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना हाथ काट लिए जाते तुम्हारे। और उन्होंने हिदायत दिया था कि खैर मना लो, हम तो तुम्हारा पुस्तक जला करके ही अपना विरोध को जाहिर कर दे रहे हैं। अगर तुम मुगल काल में होते तो तुम्हारा हाथ काट लिया जाता है इस कार्य के लिए। प्रेमचंद जी अपन साहित्य के सिरजन आया दुनिया के देख देख के करले रहत। यानी कि परमचंद जो थे अपना जो साहित्य था उनका साहित्य का जो सृजन है उन्होंने क्या किया था, दुनिया को देख देख के कर सही ले ओकर साहित्य तकनीक सामाजिक हालात और दुख दर्द कहनी पावा। और इसलिए उसके साहित्य में समाज का जो दुख दर्द था उसका हालत था उसको ज़्यादा को पढ़ने को मिलेगा। तकनीक समाज अन्याय और शोषण के जे बल बली रहे तकर ऊपर प्रेमचंद जी की नाराजगी टा साफ साफ झलके हैं। और उस समय जो समय में जो शोषण जो था, समाज में जो शोषण था, जो अन्याय था, उसके प्रति जो एक सामाजिक प्राणी जो विवेकशील एक चिंतनशील व्यक्ति का जो एक विरोध होता है, ये जो विरोध होता है उसका एक क्रांतिकारी जो विचार होता है उसको आप उनके कहानियों में बहुत ही स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और तकर समाधान प्रेमचंद जी अपन तरीकाएं देखौलत। और उसका ऐसा नहीं कि उन्होंने बस समस्याओं का जिक्र किया है, उस समस्याओं पर कुछ समस्याओं के समाधान पर एक अपने तरीके से उन्होंने अपना विचार भी दिया है। सही घड़ी के एगो नाम जज का कहानी है नमक का दरोगा। और उसी समय का जैसे कि आपने देखा कि शुरुआत में पुतना बेरा करने के शुरुआत का जो टाइम में शुरुआती के समय में नमक का दरोगा का रचना किया है उन्होंने। तो वही बता रहे हैं कि उस समय का जो उन्होंने शुरुआत का जो समय था जो लिखना शुरू किया तो उस समय का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध नम जज का कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कौन है? नमक का दरोगा। ध्यान में रख लीजिएगा, ये कहानी है कहानी के नायक जो नमक का दरोगा जो कहानी है इसमें कहानी का नायक कौन है? तो बंशीधर है। बंशीधर के कहानी नायक बंशीधर, कहानी खलनायक आलोपीदीन 1 लाख रुपया घूस दिए खोजे। यानी कि आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, या आपने इसका अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि जो बंशीधर होता है, बंशीधर एक बहुत ही ईमानदार नमक का दरोगा होता है। अंग्रेजी शासन में इसको नियुक्त किया गया रहता है। एक आलोपीदीन जो है कि संभ्रांत एक परिवार है, संभ्रांत एक बोला जाए तो उसका समाज में एक बाहुबली प्रकार का व्यक्ति है, यानी कि संपन्न व्यक्ति है। उसको लोगों में ऊपर तक अफसरों में कर्मचारियों में अधिकारियों में इसका पहुंच है, यानी कि इसका बोलबाला है। तो जब बंशीधर उसको गिरफ्तार कर लेता है अवैध नमक के कारोबार में, तो आलोपीदीन जो है उनको 1 लाख रुपया घूस देना चाहता है वहीं पर जहाँ पर उसको पकड़ा रहता है वहाँ पर। तो वही चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया इन्होंने, ब्रीफ में जिक्र किया। मैंने भी आपको थोड़ा सा बढ़ा करके ब्रीफ में आपको बता दिया। अपन इज्जत बचवे खातिर किले की आलोपीदीन एगो बड़का जोरगर बही वाला ठेकेदार रहे और उ नीमक के कारोबार लुकाए चुराए के कर हलक।
तखन नीमक बड़ी महंगा जिनिस रहे, मकिन बंशीधर वो 1 लाख रुपये घूस के नजर उठाए के नहीं देखल और अलाउद्दीन के हाथे हथकड़ी पिंधाई के कचहरी भेज दिले। यानी कि वो मना कर देता है, मैंने चीज़ बता दी, भेज दिले। वो बंशीधर ई बात के बेस भावे बूझला, यानी कि जो बंशीधर था वो इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि अलाउद्दीन बहुत बड़ा आदमी है, यानी अलाउद्दीन जो है बहुत बड़ा आदमी है, बड़का सोर्स वाला आदमी है ना, बड़का साहेब, यानी कि बड़ा सोर्स वाला आदमी है, उनका यानी कि लोगों में पैठ है, लोगों तक पहुँच है, बड़का साहेब सुबह ठीन उठन बैठन है। तैयो बंशीधर कैटको नहीं डरेले कि लेकि ओकर ठीन ईमानदारी के एगो बड़का ढाल रहे। वो कैट को अपन कर्तव्य से टस से मस नाय भलक, मकिन अलाउद्दीन तो अजगर बोने बाघ रहे, ई अगाध बन के सिंह बड़का आला अफसर ओकर भगत, वकील मुख्तार ओकरले हुकुम बजवैया, अमला चौला ओकर लोकर चाकर आर चपरासी तपरासी तो ओकर बिन दामे गुलाम हाल। धनक बोले वो की ना करल, उनको पता था, किसको, बंशीधर को ये मालूम था कि बहुत सोर्स वाला आदमी, इसका इसके बहुत पहुंच है, इसके सामने सारे नतमस्तक होते हैं, चाहे ऑफिसर हो, आला दर्जा के कर्मचारी हो, चाहे निम्न दर्जे के कर्मचारी हो, सारे इनके सामने नतमस्तक होते हैं। अपने धन के बल पर, अपने अर्थ के बल पर ही कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद में भी जो है, जो ये बंशीधर था वो अपने कर्तव्य से टस से मस नहीं होता है, उस अपने कर्तव्य पथ से वो विमुख नहीं होता है और उसको जेल भेज देता है अलाउद्दीन को। अब क्या होता है कि केस मुकदमा भेल को अदालत अलाउद्दीन के बाइज्जत रेहान कर छोड़ दे है और बंशीधर दरोगा नौकरी से डिसमिस भई जाए। और उसके बाद में क्या होता है कि केस मुकदमा होता है, जेल भेज देता है, अदालत में केस जाता है, लेकिन केस में जो है तो अलाउद्दीन के ऊपर किसी भी प्रकार का जो जुर्म साबित नहीं हो पाता है और अदालत उसे बाइज्जत बरी कर देती है। और उसके बाद में इसका परिणाम जो है सो बंशीधर को भुगतना पड़ता है, बंशीधर का नौकरी चला जाता है। तो वही बता रहा है, वो चीज़ को बताया, कहनी जोदी हिए सिराई जतलक तैयो कम चल जतलक, मकिन प्रेमचंद जी के तखन ही बात स्वीकार न रहे। और वही बोल रहे हैं कि लेखक कि अगर यहाँ पर भी कहानी ख़त्म हो जाता तो कोई समस्या नहीं था, ये अधूरा कहानी नहीं होता, लेकिन जो प्रेमचंद जी के जो लिखने का जो उस समय की जो समय का जो प्रभाव था उसके आधार पर प्रेमचंद जी इसको यहाँ पर स्वीकार नहीं करते हैं। उनका विचार रहे कि पैद आदमी के भीतरे बेस और बेकार दो किस्म का आदमी बास करे। तो वही बोल रहे हैं कि प्रेमचंद जी का ये विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के विचार होते हैं, व्यक्ति होते हैं। बस क्या होता है, पैद आदमियों के भीतर के बेकार आदमी के मोरवल जाए पारे और बेस के जियावल जाए पारे, और प्रत्येक व्यक्ति में जो गंदा विचार है उसको ख़त्म किया जा सकता है और अच्छे विचार जो हैं उसे वापस पुनर्जीवित किया जा सकता है। एकरा वो कहल थे हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट, और उसको जो है उन्होंने क्या नाम दिया था, हृदय परिवर्तन का नाम दिया था, इंग्लिश में चेंज ऑफ हार्ट। प्रेमचंद जी कोई हृदय परिवर्तन कूटपाट यानी कि अटूट पतियार रहें, सुपनटान रहें, ई पतियारटा ओकरे मध्य गांधी जी चले बैठ गए रहें। यानी हृदय परिवर्तन को जो था उनका जो एक क्या था, एक प्रकार से बोला जाता कि एक जिसको नहीं बदला जा सकता उस प्रकार का एक था, क्योंकि इन्होंने उस समय काल में गांधी जी से जो प्रभावित थे ना जी चले बैठ के रहे। गांधी जी हृदय परिवर्तन पर बड़ी जोर दे थे और उस समय भी जो है गांधी जी क्या करते थे, हृदय परिवर्तन पर बहुत ही उन्होंने जोर दिया था लोगों पर कि हृदय परिवर्तन दे थे। तखने सही लागिन प्रेमचंद जी पतियार रहन की बेकारे के ऊपर बेस के जीत संभव है ना। हमारे सनातन धर्म का ये है, हम लोग इस पर बहुत सारे त्यौहार भी मनाते हैं, जैसे दशहरा हो गया, दीपावली हो गया। दीपावली में अंधकार के ऊपर प्रकाश का विजय है ना, जैसे दीपावली दुर्गा पूजा हो गया तो उसमें बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत। इस प्रकार के जो है हमारे वही चीज़ हमें बता रहे हैं। महात्मा गांधी का भी यही था कि
अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। वही चीज़ का प्रभाव उन पर भी देखा जा सकता है, किन पर, प्रेमचंद जी पर, और उनके लेखनी पर भी देखा जा सकता है। और वही चीज़ बोल रहे हैं प्रेमचंद जी कि और उनका भी यही प्रयास रहता था, यही था, और उनका यही क्या था, उदाहरण था इनका। एक पतियार का मतलब एक तर्क होता था। क्या होता था कि बेकारे के ऊपर बेस के जीत संभव है, कि बुरे के ऊपर अच्छे का विजय संभव है। और यह विश्वास के चलते, और इस विश्वास के चलते नमक का दारोगे कहानियाँ वो अलोपीदीन के वंशधर थिन भेज देहत। और इस विचार से प्रभावित होकर के ही वो क्या करते हैं, अलोपीदीन को जो है बंशीधर के पास भेज देते हैं। अलोपीदीन बंशीधर के ईमानदारी के बखान कर उसके तारीफ करता है। अलोपीदीन जो बंशीधर का ईमानदारी का तारीफ करता है और बंशीधर के अपन मैनेजर बहाल कर दे। और बंशीधर को अलोपीदीन जो है अपना क्या नियुक्त कर देता है, मैनेजर नियुक्त कर देता है, जो उसको नमक का दरोगा में जो सैलरी मिलता है, जो सुविधाएं मिलता है, उसे भी बढ़ करके उसको देता है, सामान देता है, सैलरी देता है और उस सुविधाएं देता है। कौन, अलोपीदीन। मने की ईमानदारी के इनाम बंशीधर के मिले, यानी कि जो ईमानदारी उसने दिखाया, जो अपने कर्तव्य में जो ईमानदारी दिखाया, अपने जो ड्यूटी में ईमानदारी दिखाया, उसका परिणाम किसको मिलता है, बंशीधर को मिलता है। नैतिक चेतना टा प्रेमचंद जी कहानी के कर्जी फोक्सी रहे, यानी कि आप कर्जी मतलब समझ लिए कलेजा और फेफड़ा है ना। कर्जी कोरठा में कलेजा को बोला जाता है, फोक्सी यानी कि फेफड़ा। बीसी यानी कि मेरुदंड रहे, यानी कि जो चेतना जो था, नैतिक चेतना जो था वो प्रेमचंद जी का क्या था, नैतिक चेतना प्रेमचंद जी का मेरुदंड था, उनका कलेजा था, उनका फेफड़ा था, जिसके बिना आदमी नहीं जी सकता, और मेरुदंड के बिना आदमी खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है जब तक उसमें एक गुण ना हो, एक गुण ना हो, उसमें एक कलात्मक रचना ना हो। इतने ना ये नैतिक भूल बा, ये नैतिक मूल्य बा, नैतिक चेतना टा ओकर जिंदगी आसित रहे। से ही नैतिक चेतना ऊपर ओकर इतना भारी टान रहे कि कोन्हो रकम अपन कहानी उपन्यास से ओटाए के विजय बनाव हल थे। ये भवे प्रेमचंद जी बनाव हल थे। आगे चलते हैं और वही बोले कि जो नैतिक चेतना जो था, उसको जो परिवर्तन में जो उनका जो टान था, उस पर उसको किसी न किसी विषय पर उसको मुख्य विषय बनाते थे, किसी न किसी प्रकार से, और उसको आदर्श समाज के रचना करा था, और उसके आधार पर आदर्श समाज के रचना करते थे। ओखर आदर्श सृष्टि की रहे, एकर जवाब प्रेमचंद मुँह ई भावे रहे। आप जिस प्रकार से, और उसका जो आदर का जो सृष्टि था, जो उससे आदर्श से जो ये जो हृदय परिवर्तन का जो था, जो नैतिक चेतना का जो विकास से जो समाज का जो परिवर्तन का जो उनका जो एक अर्थार्थ कल्पना जो था, उससे उन्होंने बताया था, उससे उन्होंने अपने बोला था कि आदर्श सृष्टि का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं उसके अनुसार मेरी सृष्टि में जमींदार रहेगा ही नहीं। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन करके किसान के पास सारी जमीन का अधिकार आ जाएगा। ऐसा आदर्श समाज निर्मित होना चाहिए। यह मेरा ध्येय समय समय पर उपन्यासों में व्यक्त हुआ है ना। ये बहुत बड़ा बात कहा है कि जो अभी आपने, यही चीज़ होता है दोस्तों, महान व्यक्ति का जो सोच होता है एक आम व्यक्ति के समझ से बहुत ही परे होता है। वो क्या सोचते हैं, वो एक बहुत ही अलग सोच होता है उनका। जो महान व्यक्ति जो होते हैं उनका एक बहुत ही अलग सोच होता है। और आप जिस समय अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं, जो उन्होंने आज से जितने भी साल उन्होंने 1800 लगभग नहीं तो समझ लिए 100 साल पहले जो उन्होंने जो एक कल्पना किया, तो आज अर्थात है हमारे समाज में आप देखने को मिलता है कि आप बिल्कुल तरह से आपका क्या हुआ है कि जमींदारी प्रथा बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो वही चीज़ बोलते हैं कि यही उपन्यास में मेरा जो है ना, यही चीज़ को मैं व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उतना हृदय परिवर्तन मैं जमींदारों का कर दूंगा कि कोई जमींदार जो है ना किसी किसान पर शोषण ही नहीं करेगा। ये बिल्कुल अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जब जमींदार ख़त्म हो जाएंगे, जमींदारी प्रथा जब खत्म हो, तो शोषण तो समाज से अपने आप खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से कहते हैं उस प्रकार हृदय परिवर्तन पर मेरा जोर है। यह मेरा मत है कि ज़बरदस्ती से किसी प्रकार का परिवर्तन लाने की बजाय प्रेम से ही यह परिवर्तन होना चाहिए।
इसलिए जमींदार स्वयं ही ज़मीन पर से अपना अधिकार छोड़ दे तो झगड़ा कहाँ रहा। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि आप किसी को फोर्सफुली जो है ना उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते, अब जब तक उसका अपना अंतरात्मा नहीं कहेगा। और अगर जो ज़मींदार हैं अपना ज़मीन को स्वयं छोड़ देंगे तो झगड़ा ही सारा खत्म होगा, ये सारा समस्या ही खत्म हो जाएगा। ऐसने हृदय परिवर्तन बीसी वाला परमचंद जी की कहानी गुलेन एगो लेतायर है ना। अगर इस प्रकार से हृदय परिवर्तन का मुख्य यानी कि मेरुदंड वाले कहानियों का एक बहुत ही लंबी फहरिस्ता है, एक लंबी श्रृंखला है। ये कहानी गुलेन स्वराज आंदोलन है और इस कहानी से स्वराज का आंदोलन में संयुक्त परिवारिक रखा जमींदार महाजन एक धान चक्की पिसाइत गरीब जनता अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति चमके चौंथियाल शहर एक बाबू किस्मे किस्मे के मंचतुरिया लोग परमीन लोग के एक हालत हिंदू व मुसलमान एक धार्मिक समस्या हिंदू समाज एक ब्याह शादी परिचल बेड़ाइल चाइल आरो कते कते किस्म समस्या चर्चा करते करते आखिर में हृदय परिवर्तन तक पहुँचत और अचक्के सब समस्या सिरा जाए मैंने कौन हो समस्या नहीं रह जाए हृदय परिवर्तन के आगू। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि इनको जितने भी लेखक हैं वो समस्या में, चाहे कोई भी समस्या में हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो जातिक समस्या हो, चाहे वो धार्मिक समस्या हो या किसी भी तरह से हो या वो सांस्कृतिक समस्या हो, सारी समस्याओं का विस्तार पूर्वक उसके चर्चा करते करते अंत में जो है सो समस्या का अंत हो जाता है। कैसे? तो जो जो पात्र हैं, जो कहानी के जो पात्र हैं उसका हृदय परिवर्तन के साथ उस समस्या का ख़त्म हो जाता है और उस हृदय परिवर्तन के सामने कोई भी बड़ी समस्या नहीं रह जाती। यहाँ पे बता रहे हैं कि सोवियत रूस का उलगुलान यानी कि जो 1917 से 1917 यहाँ पे बता रहा है कि 1917 से 1919 के जो सोवियत रूस का जो उलगुलान हुआ था, रूस की क्रांति का 1917 से 1919 के बीच में, कि उसके बीच में क्या प्रेमचंद एक साहित्य समाजवादी विचार एक आटा पाटा पावा, उसके में समाज के जो आटा पाटा उनका जो एक प्रतिबिंब, आटा पाटा मतलब आगे पीछे है ना। एक जब प्रेमचंद जी समाजवाद और वर्गहीन समाज कल्पना कर, प्रेमचंद जो हैं क्या करते हैं, वर्गहीन समाज और श्रृंखला का क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। एक हर उपन्यास प्रेमाश्रम 1917 से 1919 के मांझा मांझे लिखल गया है, तकर में ढेर समझवादी आटा पटा एगो पटतैर देखा, यानी कि एक उदाहरण देख वही बोल रहे हैं यहाँ पे प्रेमचंद जो हैं लेखक हमारे हैं बता रहे हैं प्रेमचंद जी कि प्रेमचंद के जो लिखे हैं उसके बारे में विवरण करते हुए जो BN होदार सर हैं बोल रहे हैं कि जो रूस का क्रांति जो चला है ना, रूस का जो क्रांति है, रूस का उलगुलान, हम लोग का झारखंड में उसको उलगुलान बोला जाता है, क्रांति को, विद्रोह को, है ना, क्रांति हो विद्रोह हो। तो 1917 से 19 के बीच में जो चला उसके जो समांतर काल में जो उन्होंने रचना किया, एक उपन्यास का रचना किया। कौन सा उपन्यास था? प्रेमाश्रम था। उसको उन्होंने रचना किया, उसमें उन्होंने समाजवादी जो विचार था उसको किस प्रकार से उसको एक उदाहरण के रूप में उसको प्रस्तुत किया। उसमें आप देख लीजिए उसका एक उदाहरण, वही चीज़ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे लिखा, चुनाव के समय भिखारियों की तरह तरह द्वार घूमते फिरते हो, लेकिन मेंबर होते ही राजा बन बैठते हैं। उस कठिन तपस्या का फल या निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। यह बड़ी भूल है कि मेंबरों को एक निर्दिष्ट जाता है। वोटरों को काल के लिए रखा अधिकार होना चाहिए, काल के लिए या कल के लिए रखा अधिकार होना चाहिए कि जब चाहे पदच्युत कर दे, किसी सदस्य को जी चुराते देखे तो। यानी कि लेखक बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक अपना उदाहरण दिया था कि जिस समय चुनाव होता है उस समय जो है सो आप नतमस्तक हो जाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक निर्वाण पद प्राप्त हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकार जो है सो लोगों के पास में होना चाहिए, लोगों के पास में अधिकार होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे अनुकूल काम नहीं कर रहा है तो उसे जब चाहें तो उससे पद से पदच्युत कर सकते हैं। यही चीज़ उन्होंने बेसिकली बोलना चाहा है। वही बोल रहे हैं, यह सब रंगे हुए सियार हैं,
लुटेरों का जत्था है, किसी को खबर नहीं कि गरीबों पर क्या बीत रही है, किसी के हृदय पर दया नहीं, कोई राजा है, कोई तालुकेदार, कोई महाजन, सभी गरीबों का खून चूसते हैं, गरीबों की झोपड़ी में सेंध लगाते हैं और यहाँ आकर देश की अवनति को पचा पचड़ा गाते हैं, है ना। प्रेमाश्रम पृष्ठ नंबर 102 और 3 है। इन्होंने यहाँ पे पृष्ठ संख्या को भी कोड कर दिया है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि ये जो जितने नेता हैं ना, ये रंगे हुए सियार हैं। ये आपके सामने कुछ और कहीं और कुछ और होते हैं। इनको कुछ नहीं पता होता है कि गरीबों पर क्या बीत रही है, गरीबों की समस्या क्या है। किसी के हृदय में दया नहीं है। राजा है, कोई तालुकदार, कोई महाजन, सभी को जो भी हो, चाहे राजा हो, कोई तालुकदार हो या कोई महाजन हो, सब क्या करते हैं, गरीबों को शोषण करते हैं, उनको सताते हैं, उनका खून चूसते हैं, गरीबों की झोपड़ी में ही सेंध लगाते हैं और यहाँ आकर देश की उन्नति कर उसके बाद में सारा कृत्य यही करते हैं जिससे देश का तरक्की ना हो, देश का विकास ना हो, और आकर के देश की गरीबी पर, देश की माली हालत पर क्या गाते हैं, पचड़ा गाते हैं, यानी कि उसको बखान करते हैं। यह उपन्यास एगो पात्र उमा शंकर आपन वर्ग मैंने आपन जात गोतिया के छोड़ के गाँव के चिपाइल चैताइल लोके मांझे जाय के प्रमाश्रम प्रेमिक कुंभा प्रेमिक आश्रम बनावे और उ गोटे गाँव के हैजा मारा लोग के गोठियाई के हैंजा मारा मतलब बहुत मरिया लोग, गरीब लोग, जो दरिद्र है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है समाज में, उसको किसी प्रकार से अधिकार नहीं है समाज में, लोग के गोठियाई है और अपन जमीन ओखिन के मध्य बांट दे। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला है, बता रहे हैं प्रेमचंद कि अपना उपन्यास जो प्रेमाश्रम है वो क्या करते हैं, अपने जात जो होता है उनका, अपनी जो जाति है उसको छोड़ करके, अपने गोतिया को छोड़ करके, यानी कि अपने भाई बंधुओं को, अपने जाति बिरादरियों को छोड़ करके एक गांव में जो चिपाइल चैताल है, जो शोषित वर्ग है, उनके बीच में चले जाते हैं। और प्रेमाश्रम प्रेमिक कुंभा, प्रेमाश्रम ये कहानी भी पूछा हुआ है जेएसएससी में कि प्रेमाश्रम का अर्थ की हो है, तो प्रेमाश्रम का अर्थ होता है प्रेमिक कुंभा। कुंभा के मतलब कुंभा मतलब समझ लिए कि झोपड़ी बनाते हैं, और उसके जो है हमारा जो मरियल लोग हैं, जिनको किसी पर, जो दरिद्र लोग हैं, मरियल लोग हैं, जिनका समाज में किसी प्रकार से अस्तित्व नहीं है, जिनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं प्राप्त है, उसको जमा करके अपना जमीन लोगों के बीच में बांट देते हैं। कौन बांट देता है? प्रेम शंकर। पात्र जो है किसका? प्रेमाश्रम उपन्यास का ये पात्र है प्रेमाश्रम, प्रेम शंकर, याद रखिएगा। प्रेमचंद जी की कथा साहित्यक दोसर का दौर में मांझा मांझी आदर्शोन्मुख अर्थार्थवाद से गते गते वस्तुपूर्वक अर्थार्थवाद में बदल जाए। उसके बाद में धीरे धीरे दुनका ये तो अभी आप क्या है, अर्थार्थवाद पे आप चल रहे हैं ना, कि पहला जो काल है, जो समाज में जो सच्चाई है, अर्थार्थवाद है, उसको उन्होंने बहुत ही अपने कलम के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन उसके बाद का जो दूसरा जो काल आता है, उसका जो विचार है धीरे धीरे बदलता है। आदर्शोन्मुख अर्थार्थवाद से, आदर्श से और अर्थार्थवाद से धीरे धीरे क्या होता है, वस्तुपूर्वक अर्थार्थवाद, मेटेरियलिस्टिक होने लगता है। ई घड़ी प्रेमचंद सोझे भावुक लोक नाय मैंने को कोनो चीज स्थिति और जीवनिक प्रसंग की सोझे भावुक है कि ना देखत, एकर मने ठेस मेस तो है, असंतोषे और असहमति तो है, विरोध के भाव तो है, अन्याय देखा कर मन तो राजी ना, तैयो प्रेमचंद संघर्ष लाए तैयार ना, लड़े ले ताए लड़े तैयार ना, लड़े ले ताए नईयो लड़ाई झगड़ा करके समाज की भावे सरियावल जा पारे, सेट्टा ओखरा बुझे नहीं आवलन। ओखरे सोचना रहे कि लड़ाई झगड़ा तो होके बर्बादी घर, फिर लड़ाई करके समाज की लखे सुधर तक, यानी कि जो हिंसा दे थे, हिंसा के विरुद्ध थे, है ना, जो धीरे धीरे इनका जो विचार है धीरे धीरे बदलते लगता है, धीरे धीरे बदलता है इनका विचार। तो वही चीज़ को यहाँ बता रहे हैं, रहना झगड़ा पर, जो कि इनकी झगड़ा से किसी प्रकार का भला नहीं होता है। जो मटेरियलिस्टिक जब होते हैं धीरे धीरे, तो झगड़ा से किसी भी प्रकार का हल नहीं निकलता है। बिना झगड़ा का भी बहुत सारी समस्याओं का हल जो है सो निकाला जा सकता है। अपन काम करना और अपन दशा संतोष रखना या आपका आदर्श है, लेकिन आपका यही देवत्व, आपकी यही सिद्धापन, आपके हक
तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहे हैं कि आप अच्छे हैं, आप बहुत सब हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही सीधे हैं, ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन यही जो सीधापन है ना, ये आपका हक का, ये जो आपका हक है, जो आपके हक का सबसे बड़ा दुश्मन है, घातक हो रहा है ना, आपका हक का घातक है, दुश्मन है। यही चीज़ बता, समाज धन के बढ़त महत्व, समाजें यानी मेटेरियलिस्टिक जो समाज हो रहा है, तो समाज में धन की जो महत्व बढ़ रही है, मानुष्य ले बेसी महत्व धन के दिए एक चाइल के खिलाफ प्रेमचंद कलम बराबर लड़े है। प्रेमचंद के कहे कि ई महाजनी सभ्यता धन मानुष के गुलाम बना है। प्रेमचंद के कहना रहे, मानुष ले बोड़ क्यों न, मानुष गोटे दुनिया के बनवैया, मानुष से पैसा कौड़ी सभे बनाओ हो, तो पैसा कौड़ी ले कमे महत आदमी के कीले देल जाए। ये तो आदमी के नाम समझी बेअकलेपन कामा बेअकले काम। रंगभूमि उपन्यासक राम राजहंद्र कहे हत। यानी कई चीज़ बता रहे हैं कि उन्होंने एक और उदाहरण देते हुए बताया कि जो मेटेरियलिस्टिक जो हो रहे हैं, इससे लोगों को महत्व तो कम दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा महत्व किसको दिया जा रहा है, धन को, संपत्ति को। तो उससे जो है सो खिलाफ हैं। कौन है? प्रेमचंद खिलाफ हैं कि उनका कहना है कि समाज जो है ना धन से नहीं चल सकता है, धन जो है सो सब कुछ नहीं हो सकता है। समाज जो है, धन जो है, उसको किसने बनाया? दुनिया को किसने बनाया? मनुष्य बनाया। धन ने दुनिया को नहीं बनाया। इसलिए ये जो पैसा जो है, ये धन संपत्ति जो वो एक मनुष्य, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाना बहुत ही गलत है। जनवाद और साम्यवाद का संपत्ति से बैर है। जनवाद है ना, ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये तो वर्तमान में भी चल रहा है। जनवाद यानी कि जो लोकतंत्र है और जो पूंजीवाद है, उसमें तो आपस में कांटे की टक्कर होती। मैं उस समय तक साम्यवादियों का साथ ना दूंगा जब तक मन में यह निश्चय ना कर लूँ कि अपनी संपत्ति त्याग दूंगा। कि मैं जो है साम्यवादियों को मैं तब तक नहीं साथ दे सकता जब तक मैं यह अपने मन में स्वीकार ना कर लूँ कि मैं अपनी संपत्ति, मैं वचन से साम्यवाद का अनुगामी बनकर कर्म से उसका विरोधी बनाना नहीं चाहता। ये रंगभूमि में जो है, जो रंगभूमि का ये डायलॉग है, ये रंगभूमि का राजा महेंद्र कह रहे हैं, है ना, कि राजा हैं तो वही चीज़ बता रहे हैं कि जो क्या कह रहे हैं उसको समझ लीजिए, उनके माध्यम से बोल रहे हैं प्रेमचंद। न्याय व्यवस्था ऊपर प्रेमचंद जी अपन खीस देखवत। यह न्याय नहीं, न्याय का गोरख धंधा है। रंगभूमि जो है पृष्ठ नंबर 170 190 है, पृष्ठ नंबर 190। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि जो न्याय व्यवस्था के प्रति जो इनका जो असंतोष था, उनकी जो क्रांतिकारी विचार जो थी प्रेमचंद जी के, उन्होंने अपना रंगभूमि में उसके जो पात्र हैं, उसका जो हीरो है, उसके माध्यम से उन्होंने दिखाया है। पृष्ठ नंबर 190 में प्रेमचंद जी एक बाटे मान हत कि धर्म व मजहब सामाजिक चेठा, सामाजिक चेतना और वैज्ञानिक चेठा कर डरे आया रोड़ा के, यानी जो है बोल रहे हैं, देखिए कितना उच्च विचार था इनका। आज से सालों पहले इनका इतना विचार होना, इतना उच्च विचार होना, ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम वर्तमान में, अगर हम इस काल में, अगर हम 21वीं सदी में इनको पढ़ रहे हैं और आज अगर ये यथार्थ है, तो हमें जानना पड़ेगा कि कितने दूरदर्शी और कितने बड़े समाजशास्त्री थे, साहित्यकार तो थे ही ये। तो प्रेमचंद जी एक बात है मान है, वही है प्रेमचंद जी एक जगह मानते हैं, क्या मानते हैं कि धर्म व मजहब, धर्म और जो मजहब जो है ना, सामाजिक चेठा यानी कि सामाजिक विकास जो है, सामाजिक जो चेतना है और वैज्ञानिक जो चेतना है, उसके क्या है, उसके रास्ते में सबसे बड़ा बाधा है। धर्म का स्तंभ मनुष्य का भय है ना, धर्म का जो स्तंभ है ना, जो धर्म खड़ा हुआ ही है, डर पर खड़ा है बिल्कुल। रंगभूमि का पृष्ठ संख्या 60 में ये बात कहा गया। सवा सेर गेहूँ यानी कि सवा सेर, और उसका जो है एक बहुत ही उपर्युक्त उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। देख लीजिए क्या उदाहरण देते हैं कि सवा सेर गेहूँ, आपने अगर कहानी पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि एक जो परसेप्शन है समाज में कि साधु संतों को, हाँ एक बहुत अच्छा चीज़ है, ये परंपरा है हमारा सनातन धर्म को कि साधु संतों का भोजन कराना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जो है अपने औकात से बढ़ कर के भी किस प्रकार से एक साधु का सेवा करता है और उस
सेवा के जो उस सेवा का जो प्रलाभ है, जो उसका लाभ है, उसका जो क्या अर्थार्थ है, उसको उस वर्ग का ही एक दूसरा व्यक्ति नहीं समझ करके उसका किस प्रकार से शोषण करता है, उसकी ज़िंदगी को किस तरह से नर्क बना देता है, उसके आने वाली पीढ़ियों तक को कैसे गुलाम बना देता है, ये सवा सेर गेहूँ में आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, आपको पढ़ने को मिलता है। तो यही बोल रहे हैं कि सवा सेर कहानी है। शंकर एक व्यक्ति होता है, 1.5 उम्र का एक व्यक्ति, नामक एगो सोझा साझा किसान अपन घरे आयल एगो साधुक मर्जाद करे लागी रे गाँवे पाड़े घर ले, यानी कि विप्र महाराज, विष्णु प्रसाद महाराज हो गए, विप्र महाराज उनका शॉर्ट नेम दिया गया है। सवा सेर गेहूँ पैंचा मांग लान है, पाड़े जी साल भरे 2 बैर खरिहानी ले हल थे, 1 बैर खरीफ घरी और दोसर रबी घरी। तो ये पहले जो समय चलता था कि जो नाई होता था, जो मोची होता था, जो कुम्हार होता था, जो सामाजिक जो संरचना है हमारे भारत देश का जो सामाजिक संरचना है, उस तरह से जो होता था कि किसी को पैसा नहीं दिया जाता था, आप जो है साल भर काम कर दीजिए, उसका जो ज़रूरत है उसको पूरा कर दीजिए, और जिस समय आएगा उस समय आपको अनाज दे दिया जाता था, या उसके जो खरीदार है उसके पास जो सक्षम चीज़ है जो जब भी आता था उसको दे दिया जाता था। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करना, खरियानी का मतलब वही होता था कि वहाँ पर उसको आपको दे दिया जाएगा। तो खरियानी लेने के लिए पंडित लोग आते थे, तो वहीं पर जो है एक साधु उसके घर में आता है और उसको सेवा करने के लिए, उसको मर्जाद करने के लिए उसके घर में गेहूं का आटा नहीं होता है, बाजरे का आटा होता है। तो वो बाजरे का आटा का सोचते हैं कि बाजरे का रोटी देना अपमान होगा, साधु को देना अपमान होगा, इसलिए जो सो गेहूँ जो है सो पैंचा, आने की गांव में आप जाइएगा, झारखंडी समाज में आप जाइएगा तो ये आधा मतलब पैंचा का मतलब होता है कि आज मेरे पास जो सामान नहीं आप दे दीजिए, कल मेरे पास जिस समय होगा मैं आपको समान मात्रा में लौटा दूंगा। उसका किसी प्रकार के उसमें क्या बोला जाए, उसमें बढ़ा के देना या किसी प्रकार के कर ब्याज वगैरह देने का उसमें नहीं प्रावधान होता है। आप जितना दिए हैं उतना आपको उसी प्रकार से लौटा दिया जाता है। इसका मतलब पैंचा हुआ। और तो वही बोल रहे हैं कि जो सवा सेर गेहूँ जो होता है, गेहूँ माने कि गेहूँ जो है सो पंडित के पास से मांग करके लाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पंडित जो है सो 2 बार साल में क्या लेते, खरियाने 2 बार अनाज लेते हैं, पंडिताइन जिसको बोला जाता है। एक रबी के समय लेते हैं, रबी फसल कटता है तब, और दूसरा खरीफ फसल कटता है तब लेते हैं। शंकर अपन मन ही मन सोचला कि सवा सेर गेहूँ पांडे जी के की। तो जो शंकर है सीधा साधा व्यक्ति है, थोड़ा सिद्धांतवादी व्यक्ति है, तो वही सोच रहा है कि शंकर अपन मन ही मन सोचला कि सवा सेर गेहूँ पांडे जी के की तैर घुरेबन। वही सोच रहा है कि जो सवा सेर जो गेहूँ है वो पंडित जी को किस तरह से घुमाएंगे। तो घुराए दिए में लाजो, और इतना जो थोड़ा सा गेहूँ है उसको सवा सेर है ना, सवा सेर यानी कि आप समझ लिए तो 1 किलो से अभी के मतलब तौल के हिसाब से मोटा मोटी आप समझ लीजिए तो 1 किलो से ज़्यादा, 1 किलो से ज़्यादा यानी कि 1 किलो 250 ग्राम का मतलब मान लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, तो वही सोच रहा है कि किस तरह से इतना थोड़ा सा गेहूँ उसको उनको घुमाने जाए। से ऐसा काम करते हैं कि पांडे जे ई बैर जखन खरियानी लिए अता तखन पसेरी भर खरियानी ला सेर 2 सेर बेसिए लगा के दे देवें, यानी कि जो एक पसेरी जो गेहूँ लेते हैं खरियाने में उससे सेर 2 सेर बढ़ा करके ही दे देंगे। तो सोचेंगे खत्म, पांडे जी बुझियो जाता और हम बुझ जाब। चैत महीना पांडे जी खरियानी उगा है, यानी कि जब रबी का फसल कटा, यानी कि जब गेहूँ दिया है तो रबी का फसल तो झारखंड में ये जो जनवरी फरवरी के बाद ही करता है। तो वही चीज़ में जब पांडे जी खरियाने चैत यानी कि मार्च का समय, मार्च अप्रैल का समय, चैत महीना पांडे जी खरियानी उगा है अला। तो शंकर की करला कि 1.5 पसेरी गेहूँ, 1.5 पसेरी करने की होगी आपका 7.5, अभी के पसेरी में 5 किलो यानी कि 7.5 किलो उसको 1.5 पसेरी गेहूँ माने 7-8 सेर दे देला है ना, दे दहन। ऐसे तो पैद बछारू 1 पसेरी खरियानी देहलक, पांडे के बेसी खरियानी दैयो के शंकर बुझलक उ डारिन
वो उरीन हो गल, वो डरीन भय गलक, यानी कि और जो बढ़ा करके जो दे देता है, एक पसेरी तो देना होता है खरियानी, लेकिन उसमें वो 1.5 पसेरी दे देता है। और ये जो शंकर है वो सोच लेता है कि मैं जो हूँ सो कर्ज से मुक्त हो गया, जो उनका लिया था मैं उसको वापस लौटा दिया। अब भय गलक, उरीन भय गलक, मंगवा 7 साल पार भय गलक, और जो लिया था उन्होंने उसका 7 साल क्या होता है, बीत जाता है। 7 साल का समय बीत जाता है, एक लंबा समय बीत जाता है। उसके बाद में है पांडे जी घरे घरे जाय के पैकरा मंगवा, हाँ, घरे घरे जाय के पैकरा मंगवा पांडे से महाजन भय गेला। और जो गांव गांव में जा करके, जो घर घर में जा करके जो भिक्षाटन करते थे, वो अब क्या हो गए, वो महाजन हो गए। लहना तगादा करे लगला, और क्या करने लगे, उधार में सूद में पैसा लगाने लगे, बंधक रखने लगे। और शंकर किसान से मजूर भय गेल को। एक दिन पांडे जी हिसाब लगौला, कागज पत्तर काट कूट करला और शंकर के बुलाए मंगाए के कहत। क्या होता है कि दोनों जो शंकर होते हैं उसका भाई में, दोनों में अलग अलग हो जाता है। शंकर का जो भाई होता है उसको शंकर का व्यवहार को पसंद नहीं आता, इस तरह से खुले मन से अनाजों को दे देना, लोगों को बढ़ा करके दे देना, किसी भी प्रकार का कार्य ना किया हो उसको भी दे देना। तो उसके कारण से जो है, ये जो है खुला मन का व्यक्ति होता है, सीधा साधा व्यक्ति, किसी प्रकार के छल कपट नहीं होता है, इसके कारण से ये जो है दे दिया करता है। तो उसके कारण उसका भाई अलग हो जाता है, उसकी स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाती है। और जो किसान होता है अपनी खेती बढ़िया से नहीं कर पाता है, फिर अकेला, उम्र भी ढल गया होता है, तो क्या होता है कि मजदूरी का काम करने लगता है। तो एक बार जो है सो जो पांडे जो होते हैं, जो भिक्षाटन करके अपने गुजर करते हैं, वो तो महाजन बन गए हैं, अब बंधक रखने लगे हैं, सूद में पैसा लगाने लगे हैं। तो एक दिन क्या करते हैं कि अपना सारा जोड़ घटाव हिसाब करते हैं और शंकर को बुला करके कहते हैं, क्या कहते हैं इसे आगे देखते हैं हम लोग। तोर यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़ा है और तू देने का नाम नहीं लेता, हजम करने का मन है क्या। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ, किसको, शंकर को, कि तुम्हारे पास 5 मन गेहूँ बचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सवा सिर हो गया है 5 मन, और तू देने का नाम नहीं लेता, हजम करने का मन है क्या, हजम करने का मन है क्या। आज जो है दोस्तों इतना ही रखते हैं। तो वही बोलता है, जा करके उसको बोलते हैं कि हजम करने का मन है क्या, तो तुमको देना पड़ेगा। अब तो आगे क्या होता है थोड़ा सा सस्पेंस है, आप आगे अगला वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बहुत लंबा ये चैप्टर है। ये तो मैं बहुत ही विस्तार तरीके से, मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप जब इंटरेस्ट लेकर के पढ़िएगा तो आपको कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, आपका दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। और आपके सामने जैसे ही प्रश्न पत्र में क्वेश्चन उभर के आएगा, आप सीधा टिक लगाइएगा सही ऑप्शन में। तो ठीक है दोस्तों, आगे फिर इसका अगला वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसको भी अपलोड करूँगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।